जेके खास में आपका खैर मकदम आदाब। मैं हूं शब्बीर अहमद और आज बात होगी नशाखोरी की। मिर्ज़ा गालिब ने कहा है, ये कहाँ की दोस्ती है कि बने हैं दोस्त नास है, कोई चारा साज होता कोई गम गुसार होता। जी हाँ नाजरीन, नशाखोरी की जब भी हम बात करते हैं तो बात सिर्फ इतनी होती है कि हमारे यहाँ कितने नशाखोर हैं, कितने लोग हैं जो इस नशाखोरी में मुब्तला है। नशे से निजात का क्या रास्ता है, क्या इस मसले का हल है, ये बात बहुत ही कम लोग करते हैं। और खुशकिस्मती हमारी और आपकी ये कि आज हमने ऐसे ही लोगों से बातचीत करनी है जो नशे से निजात के रास्ते हमवार करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर प्रोफेसर यासिर जो प्रोफेसर हैं साइकियाट्री के जीएमसी श्रीनगर में। हमारे साथ मौजूद है खालिद हुसैन वानी जो काम करते हैं, जो एक समाजी इदारा चलाते हैं। कई काम उनके हैं लेकिन नशाखोरी से निजात और इन लोगों को काउंसलिंग में उनका बड़ा रोल है। और हैदराबाद से इरफान रैना हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो हैदराबाद से। आप सबका खैर मकदम। और शुरू करते हैं। हमने बातचीत की है एक नौजवान से जिसने नशे का जो रास्ता है ये तर्क किया है और एक नई ज़िंदगी की शुरुआत कर रहे हैं। इससे पहले कि बात से बात बने, हम चाहेंगे कि आप इस नौजवान से हमारी बातचीत सुन लें ताकि आपको पता चले कि ये मसला कितना बड़ा है और इससे रास्ता निकलने का कितना आसान। बात ये है कि मैं 2011 में फ्रेंड से मिला। उस फ्रेंड ने मुझे बोला कि ये ऐसी चीज़ है, इससे टेंशन ख़त्म हो जाती है, आप एक बार करके देखो। जब मैंने उस टाइम किया एक बार, फिर दूसरे दिन भी किया, फिर कंटिन्यूसली एक हफ्ते के लिए मैंने किया। क्या कौन सा ड्रग ले? उस टाइम मैंने ब्राउन शुगर किया था। अच्छा जी, उस टाइम हीरोइन नहीं था इधर। एक हफ्ते के बाद मतलब मैंने सोचा मैं नहीं करूँगा। मुझे पेन होना स्टार्ट हो गया। फिर जब मुझे पेन हो, मैंने फ्रेंड को बोला कि मुझे पेन हो रही है। उसने बोला आप ये ले लो तो पेन ख़त्म हो जाएगी। जब मैंने फिर से किया तो पेन ख़त्म हो गई। उसके बाद मैंने कंटिन्यूसली किया, कंटिन्यू करके 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 फिर मैं बाहर चला गया। फिर वापस आया, फिर से किया 2016 तक। 2016 के बाद क्या हुआ, मैं एक्चुअली 2016 में बाहर गया था। जब वापस आया यहाँ पे देखा कि यहाँ पे ब्राउन शुगर नहीं था, यहाँ पे खाली हीरोइन था और सारे छोटे छोटे बच्चे इंसुलिन कर रहे थे। अच्छा। तो मैंने कुछ अजीब सा तब देखा, मैंने सोचा छोटे छोटे बच्चे भी इसमें लग गए हैं। फिर मैंने फिर से स्टार्ट किया हीरोइन, लेकिन मैं फॉइल कर रहा था। अच्छा। जी, फॉइल करते 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 एक बार मेरे पास मतलब पैसे ही नहीं थे, तो मुझे पेन था। मैं दिन भर सोच रहा था कि मेरे पास पैसे ही नहीं थे। फिर मैंने 2-4 फ्रेंड को देखा इंसुलिन करते हुए, तो मैंने उनको बोला मैं अभी पेन में हूँ, मुझे भी करवाओ। फिर उस टाइम मैंने फर्स्ट टाइम मतलब इंजेक्शन? जी आईवी। अच्छा। तो उस टाइम मैंने फर्स्ट टाइम आईवी किया। जब किया तो मतलब 2 सेकंड में मुझे पेन ही ख़त्म हो गई। उसके बाद मैंने कंटिन्यू आईवी किया 19 से लेकर आज से पहले 2 महीने तक। अच्छा। जी, मतलब 2 महीने पहले मैं बहुत तंग आ गया इसकी वजह से, क्योंकि मुझे घर में भी प्रॉब्लम हो गई, फाइनेंशियली भी ख़त्म हो गया मैं, रिश्ते में भी प्रॉब्लम हो गई। जो भी अच्छे अच्छे दोस्त थे उनसे दूर हो गया मैं। अच्छे अच्छे रिलेशनशिप, मतलब मुझे अच्छा ही नहीं लगता था फैमिली में बैठना, किसी के साथ बात करना, मुझे अच्छा ही नहीं लगता था। मैं अलग बैठता। फिर मैं तंग आ गया। मैंने घर वालों को बोला सीधा कि मुझे हॉस्पिटल ले चलो। उनको पता था? पता नहीं था, उनको पहले शक था, फिर उनको पता भी लग गया। मतलब मेरी वाइफ है, उसके साथ मेरा 2-3 बार डिस्प्यूट हो गया इसी वजह से। लेकिन मुझे इतना नहीं पता था हॉस्पिटल पहुंच के इतनी जल्दी मुझे मतलब रिकवरी हो जाएगी। जब मैं यहाँ पे आया, डॉक्टर फाजिल साहब थे नीचे, इन्होंने मुझे अच्छे से देखा और एडमिट किया। और पहले ही इन्होंने मुझे 2 टैबलेट दिया और इंजेक्शन लगाया मुझे। 1 घंटे के बाद मैं अच्छा था। मतलब मैं पहले ही दिन यहाँ पे कैरम खेलने लगा। अच्छा। जी, मतलब बहुत जल्दी रिकवरी हो गई। तब से लेकर आज तक मतलब मुझे लगता है मैं इंसान हूँ। मैं इससे पहले इंसान नहीं था, क्योंकि जब मतलब शाम को सोते हैं ना, सोने से पहले इंसान सोचता है कि मैं कल सुबह कहाँ से लाऊंगा, मैं कल सुबह कैसे करूँगा, क्योंकि ये ऐसा नशा है। ये नशा नहीं है, ये बीमारी है। मैंने मतलब 2-3 बार चोरी भी की है, मतलब अपने घर में, दूसरों को नहीं।
आधे ऐसे भी हैं इसमें जो चोरी करते हैं रोज़, फिर ऐसे लाते हैं। और मैं मतलब जब सुबह उठते हैं ना नींद से, आँख खोलते हैं ना इंसान, ये ऐसा नशा, ऐसी बीमारी है, ये उसी टाइम बिस्तर में ही होना चाहिए। जब इंसान सुबह आँख खोलता है, ये उसी टाइम होना चाहिए, वरना इंसान बिस्तर से नहीं उठ पाता है। वो जो लड़के हैं जो बहादुर बनना चाहते हैं, इससे छुटकारा पाना चाहते हैं, उनको एक मैसेज अपनी तरफ से दें। जी बिल्कुल, मैं अपनी बात कहूँ, मैं 12 साल से कर रहा था ये, मुझे लगता था मैं ये नहीं छोड़ पाऊँगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जब इंसान हॉस्पिटल आता है यहाँ पे, बिल्कुल ना पेन होती है 1 घंटे 2 घंटे या 1 दिन, लेकिन यहाँ पे बहुत जल्दी रिकवरी मिलती है। एक वजह जो आपको लगी कि पेरेंट्स जिस पे ध्यान नहीं देते हैं और बच्चे इसमें पड़ जाते हैं, पेरेंट्स के लिए यमन खान माजर छुना आसान, तम से ज़्यादा पहम गसान अथ मज इन्वॉल्व, जो मतलब जिसको पैसे की आदत होगी वो ज़्यादातर इसमें इन्वॉल्व होता है, क्योंकि इसमें ज़रूरत है पैसा। जिसके पास पैसा है वो मतलब इसमें जल्दी होगा। खान माजर के तुता करूँ जो तन जायज़। इसीलिए मैं यही कहना चाहता हूँ, जो भी छोड़ना चाहता है यहाँ पे आए। 1 दिन पेन है, 2 दिन पेन है, उसके बाद नहीं है, उसके बाद तो इंसान बन जाते हैं यहाँ पे। प्रोफेसर यासर, वालिदैन को पता नहीं था, पैसा एक वजह है, और भी वजूहात होंगी। आपकी बातचीत रोज़ होती है ऐसे नौजवानों से, क्या आपने पाया, वालिदैन को क्या करना चाहिए, कैसे पता चले कि बच्चा इन चीज़ों में पड़ा हुआ है, और बाद में क्या रास्ता है? देखिए, अगर इस बीमारी की बात करें, इसमें बहुत सारे वजूहात रहते हैं कि ये बच्चा क्यों इस लत में चला जाता है। इसमें जो इस बच्चे ने सही कहा कि पेरेंट्स का बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहता है। पेरेंट्स आमतौर क्या करते हैं हम लोग कि हम पेरेंट्स एज ए पेरेंट्स सिर्फ ये समझते हैं कि बच्चे की जस्ट मटेरियलिस्टिक डिमांड्स पूरी करें, उसको पैसा दे, उसको उसके लिए कपड़े ले आएँ, बुक्स, बाकी चीज़, लेकिन हम उसकी इमोशनल नीड्स को ये इग्नोर करते हैं और हम यूजुअली इन्वॉल्व नहीं होते हैं बच्चे की लाइफ में। इनफैक्ट एज ए पेरेंट हमें चाहिए कि बच्चे की सोशल लाइफ में इन्वॉल्व, हमें पता होना चाहिए कि बच्चा, इसके फ्रेंड्स कौन से हैं, स्कूल जाता है, किन के साथ मिलता है, अगर स्कूल से वापस आता है कहीं इधर उधर तो नहीं जाता, या अगर बच्चा लेट आता है तो कहाँ जाता है, और पैसा उतना ही दें जितना बच्चे की नीड है, और अकाउंटेबल रखें बच्चे को। अगर पैसा दिया उससे पूछे कि इस चीज़ का कैसे इस्तेमाल किया आपने। और जो मैंने कहा कि इमोशनल नीड, बच्चे के साथ क्वालिटी टाइम गुजारें, बच्चे के साथ कम्युनिकेट करें, बात करें, बच्चे की इमोशंस को जाने की वो कैसा फील कर रहा है, उससे बात करें कि एक मतलब इमोशंस में इंसान को कभी सैडनेस होती है, दुख हो सकता है, कभी एंग्जाइटी होती है, कभी बेकरारी या नींद नहीं आती। ये चीज़ें बच्चा इसके बारे में बात करना चाहिए पेरेंट्स के, ना कि वो कहीं गूगल करके इन चीज़ों का हल देखे। फिर गूगल करके क्या होता है, फिर ये गलत चीज़ें, ये गलत रास्ते देख लेते हैं इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए। तो हम एज ए पेरेंट, हमारा प्राइमरी रोल रहता है कि बच्चे की जो लाइफ में इन्वॉल्व रहें और बच्चे के साथ क्वालिटी टाइम गुजारें। जी डॉक्टर साहब, मेरा एक सवाल है, आपको रोकना चाहूँगा कि जैसे फार ऑफ एरियाज़ हैं हमारे, जी फार ऑफ एरियाज़ हैं हमारे, जितने भी दूर दराज के इलाके हैं, वहाँ पे इतनी एजुकेशन नहीं है, अवेयरनेस नहीं है। वहाँ के लोग जो हैं वो शहरों की तरफ आते हैं, वहाँ के बच्चे शहरों की तरफ आते हैं। ऑलरेडी शहरों में तो ड्रग्स आम है, वहाँ पे तो इस लत में काफ़ी नौजवान मुब्तला हैं। लेकिन जब वहाँ से जो बच्चे शहरों में आते हैं वो इस लत में मुब्तला हो जाते हैं, जब वो घर जाते हैं तो इसके सिम्टम्स कैसे उन माँ बाप को पता चलेंगे, क्योंकि वो बेचारे देहात में रहने वाले लोग हैं, फार ऑफ एरियाज़ में रहने वाले लोग हैं, उनको कैसे पता चलेगा, कैसे उनको ये सिम्टम्स आप अगर बताएंगे कि ताकि लोगों को पता चले कि इसके सिम्टम्स क्या हैं, कैसे पता चले कि बच्चा जो है नशे की लत में जो है मुब्तला हो गया है। बिल्कुल आपने सही ये ऑब्जर्वेशन की है कि जब भी बच्चा बाहर से जाता है, अपने घर को छोड़ के कहीं और जाता है, फॉर किसी एरिया में, मेट्रो में पढ़ने जाता है, तो आमतौर ये ट्रांजिशन पीरियड बड़ा रिस्की होता है। उसमें इसी में आमतौर ये बच्चा एक ऑटोनॉमी मिलती है, उसको इंडिपेंडेंस मिलती है, तो इसमें
चांसेस हैं, ये रिस्क पीरियड होता है, हाई रिस्क पीरियड होता है जहाँ पे ये बच्चा इन चीज़ों में, गलत चीज़ों में इन्वॉल्व हो। तो इस पीरियड की अगर मैं बात करूँ, इस फेज़ की बात करूँ, हमेशा हमने ये भी यहाँ पे भी ऑब्जर्व किया कि जब ये बच्चे बाहर जाते हैं, चंडीगढ़ या पंजाब या दिल्ली जाते हैं पढ़ने, तो आमतौर पेरेंट्स क्या करते हैं, इनको पैसा भेजते हैं, इनके अकाउंट में पैसा डालते हैं, ये फिर पैसा जब इनको मिलता है और ये एक ऑटोनॉमी होती है, इंडिपेंडेंस होती है, ये इनमें एक मतलब वो इसमें ना ये हो जाता है कि कहीं मतलब टेंडेंसी बढ़ती है कि ये गलत चीज़ के लिए इस्तेमाल करें। तो हमेशा एज ए पेरेंट आपको चाहिए कि देखना कि बच्चा कितना पैसा इस्तेमाल कर रहा है, अपनी नीड के हिसाब से कर रहा है, अपनी ज़्यादा तो नहीं कर रहा। और बच्चे में आप हमेशा एकेडमिक्स आपने देखना है कि एकेडमिकली वो ठीक कर रहा है। जब बच्चा नशे में चला जाता है, उसके जो पहली जो चीज़ उस पर इफेक्ट पड़ती है उसकी एकेडमिक्स है, वो एकेडमिक में बहुत कम परफॉर्मेंस कर लेता है और उसके बिहेवियर में चेंज आते हैं, मिजाज में चेंज आते हैं, वो बड़ा इरिटेबल हो जाता है, बड़ा एग्रेसिव हो जाता है, वो बात नहीं ठीक तरह करेगा और वो माँ बाप से बिल्कुल उनके साथ कम्युनिकेट नहीं करेगा, टेलीफोन नहीं किया करेगा, उनसे बात नहीं किया करेगा। और आमतौर ये भी देखा गया है कि ये आमतौर, जैसे इस बच्चे ने कहा कि क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होता है। अगर आपको कभी रिपोर्ट आए कि बच्चे ने कभी कुछ ऐसी छोटी मोटी चोरी की, तो आपको ये पता, ये बड़ा होशियार रहना कि कहीं ये ड्रग्स के लिए तो चोरी तो नहीं कर रहा है। या बच्चे में अगर फिजिकल अपीयरेंस में हम बात करें, फिजिकल अपीयरेंस में जो आजकल जो ट्रेंड हम देख रहे हैं इंजेक्शन यूज़ का, उसमें हमेशा आपको एज ए पेरेंट देखना है कि बच्चे कभी उनमें इंजेक्शन मार्क्स तो नहीं, आमतौर ये आर्म्स पे होते हैं या जिस्म पे निशान होते हैं, या उनके नीले येलो टिंच होंगे इन पे फिंगर्स पे। वो चीज़ें आपको दिखाती हैं कि बच्चा कहीं ना कहीं नशे में मुब्तला है। इरफान खालिद हुसैन हमारे साथ जुड़े हैं। खालिद साहब, आपका खैर मकदम। आप जुड़े रहे हैं इन लोगों के साथ, आपके तजुर्बात क्या रहे हैं, किस तरह के लोग इस नशे में मुब्तला हो गए हैं और रास्ते क्या हैं निजात के? Am I audible? जी जी, अपनी बात रखिए। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी खालिद साहब, आप अपनी बात रखिए, आवाज आ रही है। ओके सर, तकरीबन 3-4 साल पहले हमने एक ग्रुप स्टार्ट किया था, ए ग्रुप ऑफ यंग पीपल बाय द नेम ऑफ ब्रिजिंग गैप। तो हमारा फोकस ये था कि यूथ रिलेटेड जो इश्यूज है उनको हम एड्रेस करें। उस जो सबसे बर्निंग इशू हमारे सामने आया वो था सब्सटेंस अब्यूज। हमें खुद भी पता नहीं थी कि ये इशू क्या है, इसके कॉजेज क्या है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है और ओवरऑल सोसाइटी पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। लेकिन वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। जब इंसान करने को कुछ चाहे तो फिर अल्लाह रास्ते खोल देता है। इन द बिगनिंग हमारा टाई अप हो गया इम्हानस के साथ। हमारे मेंटोर इस वक्त इस सेशन में मौजूद है, डॉक्टर यासिर साहब। इन्होंने हमें राइट फ्रॉम द बिगनिंग बहुत ही ज़्यादा हैंड होल्डिंग की है, हमें समझाया है, जहाँ कहीं भी हमें गाइडेंस की ज़रूरत थी वहाँ पर हमें गाइड किया है। तो सबसे पहले जब हमने इस पे काम करना स्टार्ट किया तो हमने खुद पहले समझने की कोशिश की। तो हमने खुद क्लासेस लिए, ओरिएंटेशन क्लासेस लिए हमने बाज़ाब्ता, वो अरेंज कराया बाय द फैकल्टी ऑफ साइकियाट्री। मामला किधर को है इस वक्त? मामला बहुत संगीन है। जो रिसेंट स्टैटिस्टिक्स आए हैं हमारे सामने, अगर आप पिछले स्टैटिस्टिक्स देखें, तकरीबन उन्होंने कहा है कि 6 लाख पीपल जो इन्वॉल्व है सब्सटेंस अब्यूज में। अब मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन तो भी सेव है, लेकिन जो पॉपुलेशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा इसमें इंडल्ज है, ये अलार्मिंग है। इनको वहां से वापस निकालने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना है कि हमारी सोसाइटी 2 सेक्शंस में तकसीम हो गई है। एक तबका वो है जो मेजॉरिटी का जो बचा हुआ है, और एक वो है जो इसमें इंडल्ज है। जो बचा हुआ है उनके लिए हमें अवेयरनेस प्रोग्राम्स करने हैं, उन तक बात पहुंचानी है, उनको अवेयर करना है, और जो इसमें इंडल्ज है उनको रास्ता दिखाना है। ये एक डिजीज है, ये मेंटल हेल्थ इशू है। इसके लिए बाज़ाब्ता उनको इसके एक्सपर्ट से मिलाना पड़ता है, मेडिकेशन प्रोसेस से उनको गुजरना पड़ता है। बहुत सारे जो क्रॉनिक पेशेंट्स होते हैं उनको रिहैब के लिए जाना पड़ता है, रिहैबिलिटेशन सेंटर में कुछ टाइम स्पेंड करना पड़ता है जहाँ पर उनकी डिटॉक्सिफिकेशन होती है। उसके बाद उनको फॉर सेवरल मंथ्स ट्रीटमेंट लेना पड़ता है, और उनको वो एक इकोसिस्टम प्रोवाइड होना चाहिए जहाँ पर हर एक उनका ध्यान रखे, उनका ख्याल रखे, उनको निशाना ना बनाए, उनको क्रिमिनल ना ट्रीट करे, बल्कि एज अ पेशेंट उनको ट्रीट करे। तब जाकर हम उम्मीद रख सकते हैं कि जो बंदा नशे के अंदर इंडल्ज है उसको हम बाहर ला सकते हैं और वो फिर एक नॉर्मल लाइफ अपनी गुजार सकता है। खालिद साहब, आपने अभी तक आपकी जो कितनी पेशरफ्त की? एक चीज जानना चाहूंगा, ये जो हमारे उलेमा है, कई बार ये बात हुई कि हमारी मसाजिद में इन चीज़ों पे बात नहीं होती है।
इस तरह के कुछ काम होते हैं आपके? अगर हम खुद, मैं आपको अपने ग्रुप का बताऊंगा कि जब हमने इस पे काम किया तो जो हमारा फ्राइडे सर्मन होता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। वहां से अगर मैसेज जाती है तो वो बहुत ही ज्यादा मौसर रहती है। तो हमारा मुस्तकिल एक प्रोग्राम चलता है फ्राइडे सर्मन का, जिसमें हम जो बात रखते हैं आम लूसिड लैंग्वेज में, आसान जबान में, एक इंसान क्यों नशा करता है, इसके कॉजेज क्या है। क्योंकि वहां पर पेरेंट्स ही ज्यादातर होते हैं, उनके वालिद साहब ज्यादा होते हैं, तो उनके सामने बात रखी जाती है कि एक इंसान नशा क्यों करता है, इसके कॉजेज क्या है, साइंस एंड सिम्टम्स क्या है, आप किस तरह से पहचान सकते हो कि आपका बेटा या आपकी बेटी नशे के अंदर इंडल्ज हो चुकी है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या निकलेंगे, आदाद शुमार क्या है इस वक्त कश्मीर के अंदर, और क्या तरीकेकार है कि जो बचे हुए हैं उनको हम कैसे बचाएं और जो इसके अंदर समहाउ गए हैं उनको हम कैसे बाहर निकालें। तो पिछले 2-3 सालों में चाहे वो हमारी मसाजिद हो, हमारे इदारे हो, दीनी इदारे हो, वो भी अब इस पे काम कर रहे हैं। डिफरेंट प्रोग्राम्स हो रहे हैं, स्कूल्स के अंदर हो रहे हैं, कोचिंग सेंटर्स के अंदर हो रहे हैं, बाज़ाब्ता फ्राइडे सर्मन्स इसके लिए डिलीवर किए जाते हैं। अपने प्लेटफॉर्म से हमने ये भी कोशिश की कि हमने बिल्कुल उर्दू मीडियम में आसान लिटरेचर तैयार किया है पैम्पलेट शेप का, जो हमने पर्टिकुलरली बनाया है फॉर आइमा और खुतबा के लिए, ताकि पहले वो खुद समझे कि ये इशू क्या है और उसके बाद वो सही मैसेज कन्वे करे टू द पब्लिक। कामयाबी किस हद तक? क्या आपको लग रहा है कि लोग आ रहे हैं, नौजवान आ रहे हैं इस? मैं आपको ये कह सकता हूं कि जो कश्मीर में इस वक्त सिचुएशन है, या सब कॉन्टिनेंट में, या अगर दुनिया में भी देखेंगे, कश्मीर की बात करूंगा, श्रीनगर की बात करूंगा, तो अगर हम चाहते हैं कि कोई पॉजिटिव चेंज आए और ये जो ग्रोइंग मेंस है ये किसी हद तक रुके, तो इसमें हर एक का रोल बनता है। तो हमारे जितने भी स्टेक होल्डर्स है, चाहे वो पेरेंट्स है, टीचर्स है, इंटेलेक्चुअल्स है, सिविल सोसाइटी है, एनजीओज है, मसाजिद के जिम्मेदार है, मोहल्लों के जिम्मेदार है, जब तक एक कलेक्टिव एफर्ट सामने नहीं आएगा तब तक जो हमारे डिजायर्ड रिजल्ट्स है वो सामने नहीं आएंगे। अलबत्ता जो इस पे काम कर रहे हैं, इट इज बेटर टू हैव समथिंग देन नथिंग, हमें उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए, उनको सपोर्ट देना चाहिए। आप इस तरह से समझिए कि जब आप ये बात अवेयरनेस प्रोग्राम की जगह करते हैं, 10 लड़कों का या लड़कियों का जहन तैयार हो चुका होता है कि हम नशा करेंगे, लेकिन आपकी बात जब सामने आती है तो उनके सामने तो कॉन्सिक्वेंसेस नहीं होते इन द बिगिनिंग, लेकिन जब आप उनके सामने अपनी बात को रखते हैं, वो उनको समझते हैं और वो इससे पीछे हट जाते, तो पता नहीं कितने 100 या कितने हजार लोगों की जिंदगी इस तरह से बच गई होगी जिनका जहन बन चुका था। और पर्सनली अगर हम अपनी बात करेंगे, हमारा एक प्रोग्राम ये भी होता है, हम फैमिली विजिट्स करते हैं, हमारे नंबर्स बाज़ाब्ता होते हैं, हमें चाहे पेरेंट कभी फोन करता है, कभी कोई रिलेटिव फोन करता है कि मेरा बच्चा या मेरा कोई फलां रिलेटिव वो इसमें इंडल्ज है, उसको आपकी हेल्प की जरूरत है, तो हम बाज़ाब्ता फैमिली विजिट करते हैं। फिर वहां पर 2 सेशंस हम लेते हैं, एक पेरेंट के साथ लेते हैं, उसको समझाते हैं कि बच्चे को मारना नहीं है, बच्चे को पीटना नहीं, डोंट ट्रीट हिम और हर एज ए क्रिमिनल, उसको पेशेंट की तरह आप ट्रीट कीजिए, उसको प्रॉपर मेडिकेशन दीजिए, प्रॉपर लव दीजिए, प्रॉपर केयर दीजिए, और तब जाकर आपका बच्चा ठीक हो सकता है। और दूसरा हम सेशन करते हैं पेशेंट के साथ, उसका जो ड्रग्स इस्तेमाल करने की वजह से उसका जो मोरल डाउन हो चुका होता है उसको बूस्ट अप करते हैं, उसको एतमाद दिलाते हैं, उसको भरोसा दिलाते हैं कि हम आपके खैर का है और इससे बाहर निकलने का रास्ता है। तो ये भी हमारा एक प्रोग्राम है। लेकिन मैं फिर से अपनी बात वही दोहराऊंगा कि जब तक एज अ सोसाइटी हम इस पे काम नहीं करेंगे, तब तक जो डिजायर्ड रिजल्ट हमें चाहिए वो हमें नहीं मिल सकते हैं। जी खालिद साहब, मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगा डॉक्टर कि हाँ इरफान, जो नौजवान हैं, ये अब कश्मीर के हालात ऐसे हैं कि कुछ नौजवान तो मैक्सिमम स्ट्रेस में रहते हैं, तो कौन सी चीज़ ऐसी है जो इनको उकसाती है इस ड्रग्स की ओर, जो इस नशे मंशियात की ओर या इन चीज़ों की ओर जो मुब्तला हो जाते हैं या इनकी तरफ रागिब हो जाते हैं? ऐसी क्या वजहें हैं कि आप जब अवेयरनेस प्रोग्राम्स करते होंगे, जगह जगह जा रहे हैं, आप लोगों को अवेयर कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है नौजवानों के लिए, आने वाली नस्ल के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए, लेकिन ऐसी कौन सी चीज़ है जो इनको उकसाती है इस ओर जाने की? देखिए, जो पिछला स्टैटिस्टिक्स हमारे सामने है, उसमें जो मैंने अभी फिगर आपको मेंशन आउट किया था 6 लाख पीपल का उन्होंने कहा था, उसमें उन्होंने जो एज ग्रुप डिफाइन किया है 90% इस 6 लाख में है जिनका एज ग्रुप है 17 to 33। जी मैंने जब पर्सनली बहुत सारे पेशेंट्स के साथ बात की, मल्टीपल कॉजेज है इसके मल्टीपल कॉजेज है। उन कॉजेज में जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉज मेरे सामने जो आया जब भी मैंने किसी पेशेंट से बात की, दैट इज पीयर प्रेशर। मेरा दोस्त ये कर रहा था जस्ट फॉर रिक्रिएशन पर्पस, या उसने मुझे पुश किया
कहा कि एक दफा आप भी इसका मजा देख लो, तो मैंने किया, तो फिर धीरे धीरे आदत बन गई, अब आदत छूटती नहीं है जी। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में मैंने यही पाया है कि अगर आप किसी बैड कंपनी में रह रहे हो तो आप रिस्क पर हो, आपके ज्यादा चांसेस है कि आप ड्रग्स की तरफ आओगे। खराब सोबत का असर है प्रोफेसर यासिर। हाँ बिल्कुल प्रोफेसर यासिर, हमने भी देखा कि खराब सोबत की वजह से एक मिनट आपको रोकना चाहूंगा। प्रोफेसर यासिर से पूछना चाहूंगा मैं कि ये जो खराब सोबत के केसेस आपके सामने हमारे सामने आए हैं, अब अपने पेरेंट्स की भी बात की, आपने कई चीज़ों की बात की, क्या एक मिशन वापसी यहाँ पे हुआ? कई पुलिस के कई छापे पड़ रहे हैं, ये जो पैडलर्स हैं, क्योंकि जब आएगा नहीं तो नशा इस्तेमाल होगा नहीं। क्या इसके कुछ खातिर खा नताइज आपको सामने आ रहे हैं, क्योंकि ओपीडीज में आप पेशेंट्स को देख रहे हैं? देखिए, जैसे आपने कहा कि एक तो पीयर प्रेशर बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसकी वजह से ये चले जाते हैं इसमें, लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट जिधर आप इशारा कर रहे हैं वो है जो ट्रेड हो रहा है, इलिसिट ट्रैफिकिंग हो रही है यहाँ पे, जो अवेलेबिलिटी है इन हार्डकोर ड्रग्स की, जो इनकी अवेलेबिलिटी, इजी अवेलेबिलिटी है, इसकी वजह से आमतौर ये लोग जो हमें कहते हैं ये जी हम एक फ़ोन के कॉल पे हमें मिल जाता है। लेकिन रिसेंटली ये भी एक स्ट्रॉन्ग रीज़न है क्यों ये किसी सोसाइटी में जब ये चीज़ें होंगी तो उधर मंशियात की लत बढ़ेगी। तो लेकिन रिसेंटली अब गवर्नमेंट ने बहुत ही अच्छे इनिशिएटिव लिए, बहुत ही जो अपना लॉ इन्फोर्समेंट है, जो सप्लाई रिडक्शन पे बहुत इन काबू करने की कोशिश की, तो उसकी वजह से हमने देखा कि एक पॉजिटिव इफेक्ट पड़ रहा है कि जो लोग इसमें मुब्तला थे, जब उनको ये चीज़ मिली नहीं तो उनको फिर ट्रीटमेंट सीकिंग करना पड़ा, उनको फिर हमारे पास डॉक्टर के पास जाना पड़ा, ट्रीटमेंट सीक करना पड़ा। मतलब आ रहे हैं लोग आपके पास? बहुत हमने देखा रिसेंटली, बहुत सारे हमारे इनफैक्ट जो नंबर्स हैं वो बढ़ रहे हैं। पिछले साल ही इनफैक्ट हमने अराउंड 10,000 पीपल वी ट्रीटेड फॉर लास्ट ईयर, तो 10,000 लोग। तो लगभग इसमें ये जो अगर हम इस पे सप्लाई रिडक्शन पे काम करें, देखें इसमें दो तरीके हैं, एक तो सप्लाई रिडक्शन और डिमांड रिडक्शन। जो सप्लाई रिडक्शन है वो उसमें यही है कि इसकी जो इलिसिट ट्रैफिकिंग है वो क्राइम, वो पेडलिंग ना हो, वो लॉ एंड एनफोर्समेंट, क्राइम ब्रांच या जो एक्साइज डिपार्टमेंट है, इसकी जो प्रोडक्शन, लोकल प्रोडक्शन नहीं, एनडीपीएस एक्ट, उस पर अगर लेटर एंड स्पिरिट वो इम्प्लीमेंट हो तो बहुत इस पे हम काबू कर सकते हैं। दूसरा हो गया डिमांड रिडक्शन। डिमांड रिडक्शन जैसे खालिद साहब ने कहा कि अवेयरनेस क्रिएट करना लोगों में, पर्टिकुलरली जो हमारे टारगेट पॉपुलेशन होनी चाहिए वो यही स्टूडेंट्स होने चाहिए, क्योंकि यही स्टूडेंट्स बिकॉज ऑफ, जैसे इन्होंने कहा कि पीयर प्रेशर की वजह, क्यूरियोसिटी की वजह से कि मैं देखूँ ये क्या है। बहुत टाइम हमें बहुत सारे पेशेंट्स यही कहते हैं कि डॉक्टर साहब अगर मुझे पता होता ये क्या चीज़ है, ये इतनी खतरनाक चीज़ है, इसमें मैं इतनी खतरनाक तरीके से इस लत में पड़ूंगा तो मैंने कभी हाथ नहीं लगाया होता। तो इसका मतलब है कि हम कहीं ना कहीं हमने लोगों में या इन स्टूडेंट्स में ये अवेयरनेस नहीं लाई है कि ये ड्रग्स कितने खतरनाक साबित हो सकते हैं। तो जो ड्रग एजुकेशन या ड्रग अवेयरनेस प्रोग्राम्स जो हैं उस पर ज़्यादा फोकस इन्हीं पे होना चाहिए, इन यूथ्स पे और स्टूडेंट्स पे, और ये प्रोग्राम्स आमतौर स्कूल्स या एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में रेगुलर बेसिस पे होने चाहिए। डॉक्टर यासिर, आपका शुक्रिया। दोस्त अपने चुनिएगा सोच समझ के, और वालिदैन को भी ख्याल रखना चाहिए 24 घंटे कि उनके बच्चे जो हैं उनके दोस्त कौन हैं, वो क्या करते हैं। सिर्फ पैसे देने से और उनकी मटेरियल, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि उनकी जो मटेरियल ख्वाहिशात हैं उनसे मसला हल नहीं होगा। लेकिन उम्मीद एक है, जो अभी मिशन वापसी है और पैडलिंग पे पुलिस की कार्रवाइयाँ हुई हैं, इन मंशियात के धुंधलकों के बीच उम्मीद की एक किरण जागी है। और हम यही कहेंगे इन नौजवानों से जो इसमें इस लत में पड़े हुए हैं कि निजात का रास्ता है, निजात के रास्ते पे अगर नहीं जाओगे फिर नशे का एक ही रास्ता है जो कब्रिस्तान को जाता है। हम यही कहेंगे कि एक तब्दीली की गुंजाइश है, इस गुंजाइश का हाथ थामिए। जैसा कि किसी शायर ने कहा है कि आदत जिसको समझे हो वो मर्ज कभी बन जाएगा, फिर मर्ज की आदत पड़ जाएगी, अर्ज ना कुछ कर पाओगे। गर तब्दीली की गुंजाइश ने साथ दिया तो ठीक सही, पर उसने भी गर छोड़ दिया तो यार बड़ा पछताओगे। तब्दीली की गुंजाइश इसी में है कि ड्रग डी एडिक्शन सेंटर्स पे आइए, आपका नाम मुख्फी रहता है, आप किसी स्टिग्मा से मत डरिए। और वालिदैन से ये कि अगर आपको पता चले कि आपका बच्चा इस नशे में, किसी तरह के भी नशे में पड़ा हुआ है, उसको एक मरीज समझ के डॉक्टर के पास लीजिएगा,
उसकी डांट डपट नहीं करिएगा। ये मत सोचिएगा कि आपके हमसाए क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे। उसको एक नशेड़े का नाम मत दीजिए। एक मरीज़ है, गलती से अगर पड़ गया तो उसकी वापसी की गुंजाइश है और वो नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकता है। जैसे डॉक्टर यासिर ने कहा, खालिद साहब ने कहा, इरफान ने बात की कि हज़ारों बच्चे ऐसे हैं जो ठीक होके जा रहे हैं और यही तब्दीली की गुंजाइश है। उम्मीद करेंगे कि वालिदैन और ये बच्चे दोनों इस रास्ते पे चलेंगे। और बच्चों से ये बात कि कभी जोश दिलाते हैं आप लोगों को, लोग आपको जोश दिलाते हैं कि आप ज़रा चख लीजिएगा, मज़ा देखिएगा, इसमें मत पड़िएगा, क्योंकि ये लोग आपके ज़रिए अपना कारोबार बढ़ाने की कोशिश करते हैं। आज के JK खास में इतना ही। इस मुद्दे पे और भी बात होगी। आज के लिए इरफान आपका भी शुक्रिया, डॉक्टर साहब का भी शुक्रिया और हमारे खालिद साहब जो हमारे साथ जुड़िए, अपना काम जारी रखिएगा। हम आपके साथ हैं और इन बच्चों का मुस्तकबिल संवारने में आपका साथ देंगे। शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया। इस न्यूज़